सभी को नमस्कार। न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स में आज का जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ न्यूक्लियर एनर्जी या परमाणु ऊर्जा। ये अभी काफ़ी चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि 2025 और 26 का जो बजट पेश हुआ है उसमें वित्त मंत्री जी ने घोषणा किया है कि भारत 2047 तक जो है 100 गीगावाट एनर्जी जो है ना परमाणु ऊर्जा से ही हेल्प से प्रोड्यूस करेगा। और साथ साथ ये भी घोषणा हुआ है कि 2033 तक 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना की जाएगी। इसलिए काफ़ी जो टॉपिक काफ़ी चर्चा में है। और अगर आप बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन देखेंगे साइंस टेक का तो वहाँ उस पेपर में इस टॉपिक से काफ़ी सारा क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो इस लेक्चर में क्या करूँगा, डिटेल परमाणु ऊर्जा के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आप इस लेक्चर को देख लेंगे तो इस टॉपिक की समझ और इससे बनने वाले प्रश्न आप इजीली जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे जिसमें खास करके ये जो एसएमआर क्या होता है, ठीक ना, फिर ये इसका क्या डिफिनेशन है, इसका क्या एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज है, इंडिया क्या अप्रोच इसके रिगार्डिंग कर रहा है, इंडिया में एसएमआर से संबंधित क्या चुनौतियां हैं, इस टॉपिक को देखेंगे। भारत के लिए छोटे जो मॉड्यूलर रिएक्टर क्यों आवश्यक है, स्मॉल रिएक्टर और लार्ज रिएक्टर में क्या डिफरेंस या क्या उसमें कंपेरिजन उसको भी करेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वीडियो हम ये देखेंगे इंडिया का जो 3 स्टेज जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है आखिर वो है क्या, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी कई क्वेश्चन पूछ चुका। हम इसको डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे स्टेज में ये काम होता है। बाकी जो एसएमआर या ओवरऑल जो परमाणु ऊर्जा है उसमें आगे की राह क्या होगा, ठीक ना। और इसमें बाकी इसमें 2 हम निबंध भी करेंगे। यहाँ आपका दिख रहा है ये न्यूज़पेपर कटिंग का ही ऐसे आपको दिख रहा होगा। लास्ट लेक्चर हमने 2 निबंध को काफ़ी डिस्कस किया, उसका लिंक मैं नीचे देता हूँ, आप उसको जरूर देखिएगा। बाकी इसी टॉपिक से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेगा, सॉरी 1 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा और आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि अभी जो मैं 1 जनवरी 2025 से लेके न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके मेंस या पीटी एग्जाम के लिए आता है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। जिसने भी लेक्चर अभी तक नहीं देखा है आप जाइए, प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर का इस चैनल पे, वहाँ से लगभग 8-10 वीडियो में ऑलरेडी इस सीरीज में आ चुका, आप उसको देखिए। और इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया आप इसको लिख कर जो है ना आप कहीं मतलब कि चेक भी करा सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है का नाम है IAS PCS फाइटर्स, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे एक मोबाइल नंबर का ID दिया गया है, वहाँ आप अपना आंसर जो है ना चेक भी करा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे जो की टर्म है, ये जो 2 आर्टिकल आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे आर्टिकल इसके रिगार्डिंग आया तो मैं 2 हिंदी, एक हिंदी का और इंग्लिश का न्यूज़पेपर का कटिंग में लिया हूँ। और न्यूज़पेपर कटिंग का एक अलग ग्रुप ही है, उसका भी लिंक नीचे दिया। अगर आप जिनको भी लगता है कि नहीं न्यूज़पेपर हमको पढ़ना चाहिए तो आप वहाँ पर जाके इस तरह के न्यूज़पेपर कटिंग को पढ़ भी सकते हैं। तो अगर आप इस आर्टिकल को मोटामोटी पढ़ेंगे तो इसमें देखिए सिंपल सा क्या क्या इसका की टर्म है। एक तो पहली बात इसमें ये चर्चा किया गया है कि 2024-25 के बजट में ही वित्त मंत्री जी ने ये कहा था कि जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में शोध अनुसंधान किया जाएगा और इसमें निजी क्षेत्रों को जो ना इसमें प्रवेश दिया जाएगा। ये बात कहा था पिछले साल के बजट में। इस साल के बजट में क्या कहा गया 25-26 के बजट में कि 2047 तक हम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न करेंगे और 2033 तक हम लोग क्या करेंगे 5 एसएमआर की क्या करेंगे स्थापना करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। बाकी इस दोनों जो हिंदी इंग्लिश के जो एडिटोरियल है इसमें ये भी चर्चा किया गया है कि और कई फायदे, जैसे अमेरिका है, चाइना, साउथ कोरिया जो एसएमआर के दिशा में काफ़ी प्रयास कर रहा है। बाकी जो एसएमआर का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या रिस्क है, मैं इसको आगे चर्चा करूंगा। जो इसमें की टर्म दोनों आर्टिकल में आगे चर्चा करूंगा, आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिए। और देखिए जब भी कभी आप आंसर लिखेंगे अगर एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, तो जब तक आप इन सब बातों को जिक्र नहीं करेंगे, इस करंट के डेटा को नहीं लिखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कम मार्क्स मिलने का चांस रहता है। और मैं बार बोलता हूँ कि किसी भी टॉपिक का नोट्स कैसे बनाया जाए। अगर आप बहुत सारे कहीं कोचिंग में पढ़े लंबे लंबे 8-10-20 पेज का नोट्स लिखा देते, नहीं, आपको जो एग्जाम के ओरिएंटेड जो बीपीएससी शॉर्ट एंड लॉन्ग के अकॉर्डिंग आप वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए इस तरह के अगर आप नोट्स इस टॉपिक अगर बनाना चाहते हैं ऐसे देखिए की टर्म लिखिए एसएमआर। भाई इसमें सिंपल इसका मतलब क्या है
कि हाँ देखिए, मैं यहाँ पे करंट का भी चीज़ें लिख दिया। जब भी कभी आप नोट्स बनाओ, चाहे पॉलिटी का, साइंस टेक का, किसी चीज़ का, तो करंट के चीज़ों को भी आप उसमें नोट डाउन करें और इस तरह से फ्लो चार्ट में सब बातों को लिखें। और जब अगर आप नोट ऐसा बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप आंसर में भी जो कॉपी होगा मेंस में, आप वैसा लिखें, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। 63rd बीपीएससी मेंस का मैं कॉपी और अपना शेयर किया, आप वहाँ जाके देखिएगा कैसे फ्लो चार्ट, कैसे पॉइंट, कैसे डायग्राम बनाकर आप मैक्सिमम मार्क्स जो ज्ञान जीएस पेपर फर्स्ट में 191 मार्क्स आराम से ज्ञान कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं। जीएस पेपर 2 में 160 प्लस कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको वैसा कंटेंट, वैसा फ्लो चार्ट, डायग्राम लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेंस में अच्छे मार्क्स के लिए। चलिए आते हैं यहाँ पे, हम शुरू करते हैं। हाँ तो ये देखिए, सबसे बात इसका मतलब ये है, एसएमआर का मतलब क्या है कि एक ऐसा मतलब कि यूनिट या प्लांट जहाँ पर जो है ना इसका जो कैपेसिटी होती है वो 300 मेगावाट से कम होती है, 10 से लेके 300 मेगावाट मोटा मोटी पर यूनिट होता है, ठीक है। अगर आप ट्रेडिशनल अगर आप प्लांट देखेंगे परमाणु ऊर्जा का, तो उसमें 700-800 मतलब कि मेगावाट का होता है, वो बहुत बड़ा होता है। ये स्मॉलर साइज का होता है। तो अब एसएमआर का मतलब देखिए, स्मॉल का मतलब यहाँ पर, फिर यहाँ पर गलती लिखा गया था सर, यहाँ एसएमआर होगा, ठीक है। तो स्मॉल का मतलब यहाँ पे क्या है कि कन्वेंशनल न्यूक्लियर प्लांट रिएक्टर से ये काफ़ी छोटा होता है, 1/3 होता है, ठीक ना। मॉडल का मतलब ये होता है कि उसके कंपोनेंट जो पूरा प्लांट का है जो उसको आप असेंबल कहीं और कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट पार्ट को कहीं और बनाए और बना के उसको इंस्टॉल कहीं और कर सकते हैं, जैसे कहीं भी कर सकते हैं। जब अगर मान लेते हैं कि अगर जहाँ राजस्थान में उसको असेंबल किया गया, आप दिल्ली में उसको या कहीं और उत्तर प्रदेश में आप उसको आराम से ट्रांसफर करके लगा सकते हैं, लेकिन बड़े रिएक्टर में ऐसा संभव नहीं है। मतलब डिफरेंट प्लेस में उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं एसएमआर को। और रिएक्टर का सिंपल सा मतलब ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होगा, उसमें हीट जनरेट होगा और उसी से आपको क्या मिलेगा, एनर्जी प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये एसएमआर का मोटा मोटी आप ऐसा डिफिनेशन लिख दीजिएगा। अब इसका एडवांटेज क्या, देखिए एडवांटेज सबसे बड़ा बात ये है कि ये इन्हेंस सेफ्टी, बड़े में उतना सेफ्टी नहीं था। आप देखेंगे कई तरह के ऐसे जो है ना परमाणु दुर्घटना हुआ, मतलब कि जो प्लांट में, जो कि कहीं ना कहीं जो है ना आपका एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं था। जैसे कि आप कुछ एग्जांपल 3 माइल आइलैंड में हुआ, चेरनोबिल में हुआ, फुकुशिमा दुर्घटना जो है ना कहीं चिंता का विषय बन गया था। बड़े प्लांट में ऐसा घटनाएं होती, लेकिन ये छोटे में क्या होगा कि इसमें ना आपका सेफ्टी होगा। दूसरा बात ये होगा कि इसका ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब इसमें इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा लगे, लेकिन बट हाँ आगे जाके इसको कॉस्ट में कम लगने का चांस है। बाकी सबसे बड़ा बात ये फ्लेक्सिबल है ना, क्योंकि आप इसको अलग अलग एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। आपको जो डिमांड है उसका बना लीजिए। अगर मान लेते हैं किसी एरिया में हमको कोई इंडस्ट्री लगाना हो, ओपन करना हो, तो वहाँ आपको ऊर्जा नीड की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम वहीं पे ये छोटे एसएमआर लगा लेंगे। और सबसे बड़ी बात है रिमोट एरिया में, जहाँ तक एनटीपीसी जहाँ नहीं है, प्लान नहीं है, तो वहाँ आप इसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस का ये है कि इन्वायरमेंटल ये मतलब कि लिए फ्रेंडली है, मतलब कि इसमें लो कार्बन इमिशन होगा, सपोर्ट फॉर डीकार्बोनेशन है। तो ये इसका मेनली आपका 3-4 एडवांटेज आप इसको लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ चुनौतियां क्या है, पहला ये है ये हाई इनिशियल कॉस्ट होगा, इनिशियल जो कॉस्ट होगा जब लगने का, उसमें इसका ज़्यादा कॉस्ट होगा। दूसरा बात ये है कि भाई रेगुलेटरी हर्डल्स होगा, मतलब कि निजी क्षेत्र को हम लाएंगे, ये छोटे है, छोटे स्मॉल रिएक्टर, इसका ना नियामक किया कैसे, इसमें प्रोटोकॉल क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन का, ये इसमें समस्या है। और इसका जो वेस्ट में जो कचरा जो भी निकलेगा उसको कैसे मैनेजमेंट का, ये भी एक समस्या है, इसमें निकल के सामने आएगी। अब इंडिया क्या अप्रोच कर रहा है इसके रिगार्डिंग, पहला अप्रोच 2023 में जो है ना नीति आयोग और जो है ना आपका भारत का जो एक एटॉमिक एनर्जी जो डिपार्टमेंट है मिल के एक जो है ना प्रोजेक्ट तैयार किया है, इसमें हमको आगे बढ़ना है। दूसरा जो बार्क है, भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे जो है ना एक भारत स्मॉल रिएक्टर बनाया जा रहा है, मतलब ये छोटा रिएक्टर ही प्रयास करें। दूसरा जो है ना इंडिया अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, या और भी जो अदर देश रशिया सब है, वहाँ अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो गए तो उससे हम टाई अप करके कुछ चीज़ें लेने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इंडिया के स्पेशली क्या इसमें चुनौतियां हैं आप दिखा सकते हैं। देखिए एक तो इंडिया में कानूनी फ्रेमवर्क की समस्या है, इसके रिगार्डिंग कोई छोटे रिएक्टर के लिए कोई कानूनी फ्रेमवर्क नहीं है। दूसरा निजी क्षेत्र को आप लाएंगे तो उसको कैसे जिम्मेदारी दिया जाएगा, ये समस्या है। और आपको परमाणु ऊर्जा एक्ट 1962 में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम और फ्यूल की भी समस्या, यूरेनियम चूँकि इसमें यूज होगा, उसको उसमें उसका मात्रा इंडिया में काफ़ी कम पाए, तो वो भी समस्या एक है। हाँ एक चीज़ मैंने दिखाना यहाँ भूल गया आपको, ये जो लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर होता है वो लगभग 700-800 मेगावाट का होता है, ठीक ना। स्मॉल जो होगा ये अप टू 300 मेगावाट का होगा। और जो माइक्रो रिएक्टर भी पर काम चल रहा है उसमें लगभग 10 मेगावाट वाला ये होगा। तो ये आपका
अगर जो ऐसा मतलब कि डायग्राम बना सकता है एग्जाम में, अगर जो कहीं आएगा तो। चलिए, अब सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का चीज़ें इंडिया के लिए क्यों जरूरी, क्यों नीड है। तो कई पॉइंट आप इसमें जोड़ सकते हैं। पहला पॉइंट क्या जोड़िए, इंडिया को नेट जीरो का टारगेट कब तक पूरा करना है, 2070 तक पूरा करना है। और 70 तक पूरा करने के लिए हमको चूँकि लो कार्बन इमिशन करना पड़ेगा। इफ चूँकि जो SMR है ये काफ़ी कम कार्बन का इमिशन करेगा, तो इस दिशा में एक बेहतर प्रयास हो सकता है। दूसरा, 2050 तक आते आते आगे जब हम विकसित भारत बनने का प्रयास कर रहे हैं, हमको काफ़ी अधिक डिमांड होने जा रहा है ऊर्जा का, मतलब कि 50% एनर्जी का डिमांड बढ़ने जा रहा है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, इंडस्ट्री ओपन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, AI का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो वहाँ आपको काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होगी। और चूँकि विकसित भारत आपको बनना है, तो विकसित भारत में एक ये भी तो है कि सस्ती ऊर्जा सबको मिलनी चाहिए। जब तक आपको एनर्जी अवेलेबल नहीं होगा हर एक लोगों को, तो कैसे आप विकसित भारत बन सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और जो कि फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन की मात्रा हमारे देश में काफ़ी कम है, जो कि वो खत्म होने के कगार पर कुछ दिन होगा, तो हम फिर क्या करेंगे। इसलिए नीड जरूरी, और मेक इन इंडिया और ऐसे कई सारे सरकार का प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमको एनर्जी की काफ़ी अधिक आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इसके लिए इंडिया का नीड दिखा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट एंड लॉन्ग में। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो स्मॉल रिएक्टर है और जो लार्ज रिएक्टर में मैंने हम इसमें कंपेरिजन देख रहे हैं। देखिए, छोटा रिएक्टर सॉरी पहले इसकी हम बात करते हैं। देखिए, जो बड़ा रिएक्टर है उसमें समय भी बहुत अधिक लगता है, जो तमिलनाडु में लगा या तारापुर सब जहाँ भी लगा है, तो उसमें काफ़ी लंबा समय लग गया उसको इंस्टॉल करने में, ठीक ना। और उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। दूसरा बात है कि जहाँ ये लार्ज रिएक्टर लगता है तो वहाँ पे स्थानीय विवाद भी बढ़ जाता है, स्थानीय लोग विरोध करते हैं उसका। और कई तरह की जो फुकुशिमा या और भी कई सारे परमाणु रिएक्टर दुर्घटना हो चुका है वो भी है। और आप लार्ज कितना लगा सकते हैं, अब इंडिया में कितना 8-10 जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका संख्या भी कम है और कॉम्प्लेक्स इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है, इसलिए लार्ज में ये सब आपका ड्रॉबैक आप इसको दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, स्मॉल की क्या क्या विशेषता है, इसको आप आवश्यकता अकॉर्डिंग कहीं भी लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आपको नीड है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कहीं साउथ बिहार में, लगा दीजिए एक छोटा सा, आप एनर्जी का सप्लाई कर सकते हैं। और रिमोट एरिया में लगा सकते हैं। और इसका अभी तक कहा जाता है लगभग 80 से ज़्यादा इसके डिफरेंट डिज़ाइन तैयार किए जा चुके हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो आपको नीड है वैसा इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपका SMR का कुछ विशेषता हो गया। बाकी लार्ज का कंपेयर करके हम लोग इसमें देख लिए। अब इसमें हम आते हैं कि जो इंडिया का जो बाकी हम क्वेश्चन जो दिए हैं उसका भी बाद में डिस्कस करेंगे। अब इंडिया का जो 3 स्टेज का जो आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसको थोड़ा सा इस मैप में हम समझ लेते हैं। बाकी इसका मैं डिटेल नोट्स आपको दिखाने की कोशिश कर। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि फर्स्ट स्टेज जो है प्रेशराइज हेवी वाटर का है, प्रेशराइज हेवी वाटर का है, ठीक ना, रिएक्टर इसका नाम है। फर्स्ट स्टेज हम लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक यूरेनियम का यूज करेंगे फर्स्ट स्टेज में, ठीक। उसके बाद क्या होगा, इससे हमको मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। अब इसके साथ ही साथ हमको क्या मिलेगा, जो है आपका इसमें निकलेगा प्लूटोनियम, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, इस सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, इसका तो यूज करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम लोग इस यूरेनियम का भी यूज करेंगे सेकेंड वाले में, ठीक। इसका नाम दिया गया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक ना। इसका नाम दिया गया सेकेंड रिएक्टर। सेकेंड जो स्टेज में यहाँ भी हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, साथ ही साथ जो हम इसमें आपका ये जो यूरेनियम डालेंगे उससे तो हमको निकल जाएगा प्लूटोनियम, और साथ ही साथ इससे हमको निकलेगा क्या, यूरेनियम 233, ठीक ना। अब इसका यूज हम थर्ड स्टेज में करेंगे और साथ ही साथ यहाँ क्या डालेंगे, थोरियम। ये थर्ड स्टेज में यही है, ठीक ना। यूरेनियम 233 फिल करेंगे और यहाँ हम थोरियम में डालेंगे। तो एक तो ये तो मेरा यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा। तो ये मेरा ओवरऑल में 3 स्टेज का मेरा क्या है आपका प्रोग्राम है पूरा का पूरा, मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए। अगर इसको लिखना तो कैसे आप लिखेंगे, देखिए फर्स्ट ऐसा लिखिए कि जो प्रेशराइज हेवी वाटर है जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें फ्यूल क्या यूज हो रहा है आपका, प्राकृतिक यूरेनियम यूज हो रहा है, ठीक ना। दूसरा, इसमें आपका जो उत्पाद क्या निकल रहा है, प्लूटोनियम निकल रहा है। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा इसी तकनीक से कोलंब रूस के सहयोग से जो स्थापित हुआ उससे हम प्राप्त कर रहे हैं। सेकेंड जो स्टेज इसमें आपका उसका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक ना। एक में लगाया गया। अब इसमें देखिए क्या होगा, ईंधन तो हम क्या यूज करेंगे, एक तो हम नेचुरल यूरेनियम यूज करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो फर्स्ट स्टेज का जो उत्पाद निकला है इसका भी हम यूज करेंगे। इसका विशेषता ये होगा, जितना हम ईंधन का प्रयोग करेंगे उतना ईंधन मेरा बनेगा भी। देखिए, इससे
इससे जो 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 नेचुरल यूरेनियम है उससे तो मेरा प्लूटोनियम बनेगा ही बनेगा। इस सेकेंड का ये खासियत है सबसे बड़ा का, ठीक ना। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो थोरियम बेस्ड जो प्लांट होगा इसमें अपना होगा, क्योंकि हम थोरियम का डायरेक्ट प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो थोरियम को हमको बदलना पड़ेगा किस में, यूरेनियम में। तो फिर यही मेरा अपना 3 इस जगह आपका क्या है, मोटा मोटी कार्यक्रम है। अब जो न्यूक्लियर प्लांट होता है उसमें जब जब विखंडन के दौरान ऐसे कई सारे समस्थानिक बनते हैं जिसका हम उपयोग कई एरिया में कर सकते हैं, जैसे कि नाभ की औषधि हम बना सकते हैं, क्योंकि इसके जो रेडिएशन से मानव शरीर के रोगों का हम पता लगा सकते हैं, कई जानलेवा रोग से कैंसर का इलाज कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन कर सकते हैं, कई नाभ की औषधि बना सकते हैं, थायराइड या लीवर या हृदय का जांच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ कोबाल्ट 60 का हम कैंसर यूज कर सकते हैं, आयोडीन का थायराइड में, होलियम का गठिया रोग में। उसका इसका यूज ये है कि कृषि और संबंधित एरिया में क्या है कि हम फसल की गुणवत्ता और उपज बढ़ाने में इसका हम यूज कर सकते हैं, जिसके कोबाल्ट 60 का द्वारा सब्जियां अनाजों समुद्र प्रोडक्शन इसमें कर सकते हैं, ठीक ना। बीज या सूखे उपचार में इसका हम यूज कर सकते हैं, मतलब कि खाद इंडस्ट्री में, मतलब कि जो भी इसका रेडिएशन है, जो भी उत्पाद निकलता है इसका हम कई एरिया में यूज कर सकते हैं। इसका औद्योगिक भी यूज होता है कई तरह। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें जो नाभिकीय जो प्रदूषण होता है, जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के अलग अलग स्टेज में जो आपका रेडियो एक्टिव जो पदार्थ निकलता है उसमें अल्फा बीटा गामा इत्यादि होता है, ये एयर के लिए, जल के लिए, मिट्टी के लिए इसमें प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसका कुछ निगेटिव प्रभाव भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, कुछ इसमें समस्या है, लेकिन फिर भी जो इसका इम्पोर्टेंस कम नहीं है। कम इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए कोयला का हम मेरे पास सीमित भंडारण है, ठीक ना। और ऐसा नहीं कि कोयला पूरे इंडिया में एक समान वितरण है। सिर्फ आपका देखेंगे कि पूर्वी भारत में और दक्षिण पूर्वी भारत में कुछ जगह है, बाकी जगह तो आपका कोयला का तो है नहीं। दूसरा बात यह है कि 2050 तक शहरीकरण का रेट बढ़ेगा तो ऊर्जा की डिमांड काफ़ी मेरा बढ़ने वाला है। मेक इंडिया, स्किल इंडिया, कई सारे ऐसे कार्यक्रम है जहाँ आपको ऊर्जा की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है ना इसके परमाणु ऊर्जा के अलग अलग महत्व को भी इसमें क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बीपीएससी इस तरह का पूछ चुका है। देखिए इम्पोर्टेंस ये भी दिखाई कि अभी हम लोग जो मैक्सिमम एनर्जी, जो कच्चा तेल तो बाहर से मंगाते हैं, तो अगर हम एनर्जी परमाणु ऊर्जा से एनर्जी बनाएंगे तो हमको वो पैसा बचेगा, विदेशी मुद्रा खर्चा बचेगा मेरा। दूसरा बात यह है कि जीवाश्म ईंधन से प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा होता है, उससे भी हम बच सकते हैं क्योंकि इसमें कम एमिशन होता है। दूसरा बात है अगर हम जल विद्युत परियोजना कहीं लगाएंगे तो उसमें पर्यावरण की समस्या है, भौगोलिक समस्या है, और भी कहते हैं कि उसमें समस्या है, तो उससे इसमें निजात पा सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप इसमें इम्पोर्टेंस में इसका दिखा सकते हैं। भारत का जो 3 चरणों का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उसमें आपको इस तरह कुछ डायग्राम बना सकते हैं। जब एग्जाम में कभी लिखे हैं ऐसा भी आप डायग्राम मोटा मोटी, अगर जो मैं दिखाया वो अगर नहीं बना सकता आप ये भी बनाकर काम कर सकते हैं। बाकी अगर इसका अगर परिचय लिखना हो तो भारत का जो 3 स्टेज का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1950 के दशक में तैयार की थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि यूरेनियम और दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में जो मोनेजाइट रेत में व्याप्त थोरियम भंडार का उपयोग कर देश के लिए लॉन्ग टर्म ऊर्जा स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य भारत के थोरियम भंडार को देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग में सक्षम बनाना है। तो ऐसा अगर भूमिका भी जो अगर जब लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें ये हो गया। अब इसमें देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन में दिया, आप इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर क्या है, यह भारत को 70 तक नेट जीरो बनाने में किस प्रकार यूजफुल हो सकता है, इसका आपको मूल्यांकन करना। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बहुत टफ तो है नहीं, आप इसको लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन लॉन्ग 38 मार्क्स का है, इसमें कहता है कि क्या आप मानते हैं कि छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर एक रिलायबल, एक क्लीन, एक सस्टेनेबल एनर्जी स्रोत प्रदान करके भारत का जो ऊर्जा जो सिनेरियो उसमें क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम है, या क्या उनकी मतलब कि तैनाती से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियां जोखिम हैं जो उनके लाभों से अधिक है, जोखिम ज़्यादा है लाभ से। तो आपको इसका चर्चा करना है। इसमें क्या लिखना 38 मार्क्स में, सबसे पहली बात ये करेंगे कि अभी आप ऐसे लिखेंगे भूमिका में। देखिए यूएनओ का एक लक्ष्य है, एक एसडीजी गोल जो है 7वां नंबर का, उसमें कहा जाता है सभी के लिए ऊर्जा, मतलब कि सस्ती और धारणीय ऊर्जा। यूएनओ का एसडीजी 2015-30 का एक लक्ष्य है 7वां नंबर का, आप भूमिका में ये लिखेंगे। उसके बाद आप ये भी करेंगे हाल ही में जो बजट पेश हुआ उसमें एसएमआर का चर्चा कर देंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे एसएमआर क्या होता है, अच्छे से डिफाइन कर देंगे। इसका जो है ना कैसे रिलेबल है, कैसे क्लीन और कैसे सतत है, उसका भी चर्चा कर देंगे। इसका मतलब बेनिफिट लिख देंगे, एडवांटेज लिख देंगे, इस सारे की टर्म को जोड़ते हुए, ठीक ना। बाकी दिखाएंगे वर्तमान में जो इंडिया में जो ऊर्जा का क्या स्थिति है ओवरऑल में, सब एरिया में दिखा देंगे, ठीक ना। उसके बाद इसमें दिखाएंगे कि कुछ का ड्रॉबैक दिखाएंगे, ठीक ना।
ड्रॉबैक दिखाएंगे, फिर इंडिया में क्यों नीड है वो भी दिखाएंगे, और यहाँ लिखाएंगे कि ठीक है कुछ जोखिम है, कुछ खतरे हैं, लेकिन लार्ज जो न्यूक्लियर रिएक्टर के कंपेयर में स्मॉल ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। आप ऐसे पॉजिटिव वे में जाते हुए और आगे की राह भी दिखा देंगे कि इसमें क्या क्या हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आप इस आंसर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे लगभग 400 या 450 शब्दों में। और देखिए आगे के राह इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें ये लिखिएगा कि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि चूंकि इसमें सेफ्टी का मामला है ना, तो आपको सुरक्षा को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला बात ये है, जो भी लॉ बनाने की आवश्यकता है उसमें बना दीजिए। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की भी अगर नीड है तो वो भी करना चाहिए। तो आप इतना इसमें दिखा दें तो आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं निबंध के सेक्शन में। हालांकि मैं पहले लेक्चर लिया और निबंध वो काफ़ी चर्चा अच्छे से किया, आप वहाँ जाके देखिए, उसको लिखने का कोशिश कीजिए। अब देखिए जो क्वेश्चन, जो निबंध है रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का ये है कि अगर आप गलतियों को रोकने के लिए दरवाजे बंद करते हैं तो सत्य भी बाहर रह जाएगा। अगर आप गलतियों को रोकने के लिए दरवाजे बंद, मतलब आप गलती जब तक नहीं करेंगे, देखिए बल्ब का आविष्कार में तो वही हुआ, अगर वो एक बार गलती किए थे अगर छोड़ देते क्या उनको सफलता मिलती? नहीं मिलती। तो एक बार मैं थीम समझने की कोशिश करता हूँ, आप वहाँ से लेकर ऐसे को बहुत दूर तक जा सकते हैं। दूसरा ऐसे है कि डूबने के डर से तैरना नहीं सीखा जा सकता है, ठीक ना। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक बार पीटी नहीं हो तो क्या पीटी की तैयारी करना छोड़ दीजिएगा? आप इसको कई सारे फील्ड मतलब कि क्षेत्र में ले जाकर कई सारे डायमेंशन जाकर ऐसे को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मैं एक अलग लेक्चर लूँगा जिसमें काफ़ी डिटेल में, जैसे मैं पहले बताया उसको मैं इसमें चर्चा करूँगा। आप सोचिए तब तक इसमें क्या क्या आप लिख सकते हैं, आप एक सिनॉप्सिस तैयार कीजिए कि इसमें क्या क्या हमको लिखना चाहिए। बाकी जब मैं लेक्चर लूँगा तो आप मिलान कर लीजिएगा, तब आप आंसर को क्या कीजिएगा, इस ऐसे को लिखिएगा। देखिए सिंपल मेरा प्रयास ये है कि न्यूज़पेपर में जो भी आपका जीएस के लिए ऐसे की चीज़ें आता है उसको बताने का प्रयास है। बाकी इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए। बाकी 70 बीपीएससी मेंस राइटिंग बैच ऑलरेडी चल रहा है अभी, ठीक ना। बाकी अभी बहुत सारा कॉल मैसेज आ रहा है कि कुछ एक नया बैच और शुरू कीजिए 70 मेंस के लिए, तो हो सकता है 2-3 दिन में एक 50 दिन का या कुछ ऐसा देर का एक प्रोग्राम हम लॉन्च करें 70 बीपीएससी मेंस के लिए, ठीक ना। बाकी बीपीएससी से बैच ऑलरेडी चल ही रहा है और 71 भी हम लोग कुछ दिन में करेंगे। तो जिनको भी 70 मेंस का बैच जो ऑलरेडी चल रहा है, जो आने वाला होगा, उसमें अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप इसमें कॉल करके पता कर सकते हैं। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।